नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, जैसे कि हम बात करते हैं पंजाब की राजनीति के बारे में जी, तो हम सभी जानते हैं कि जो पंजाब में पिछले दिनों के दौरान जो राजनीति की काफ़ी तेज हलचल हुई है। जी। एक तरफ से कह लो कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बड़ा भूकंप ही आया है, समझ लो। बिल्कुल। तो इस भूकंप के कारण कहीं आने वाले दिनों में या आने वाले समय में पंजाब के जो राजनीति भविष्य है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या और हलचल तो नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले तो सत्तारूढ़ जो सत्ता में एक पार्टी है कांग्रेस, उसमें इतना बड़ा भूकंप आना या इतनी ज़्यादा हलचल होना, इतनी ज़्यादा अस्थिरता पैदा हो जाना कि एक मुख्यमंत्री को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़े। बिल्कुल। और बाकी जो जितने भी विधायक हैं वो मुख्यमंत्री को नोटिस दिए बिना या मुख्यमंत्री की नॉलेज के बिना एक अलग से मीटिंग कर रहे हैं हाईकमान के कहने पर या हाईकमान के दबाव में आकर मुख्यमंत्री एक तरह से इस्तीफा दे रहे हैं या मजबूर हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस सारे घटनाक्रम के पीछे एक ही शख्स अगर जो नजर आते हैं वो है नवजोत सिंह सिद्धू, बिल्कुल, जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये सभी लोग जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे हमारे पहले, इनके बीच कोई ज्यादा अच्छी बातचीत या अच्छी ज्यादा ट्यूनिंग नहीं थी। उसकी वजह से आपस में आपसी मतभेद की वजह से कांग्रेस में, पार्टी में ये कलह बढ़ता गया। और उसका जो नतीजा ये निकला कि आपस में इनकी अनबन की वजह से उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी में जो भी हुआ उसका जितना भी सारा कुछ अगर हम कहें जिम्मा है वो कांग्रेस प्रधान जो कांग्रेस अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू पर आया। सभी ने उनकी तरफ उंगली उठाई। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल हुआ, फैसला हुआ मंत्रिमंडल में कौन बनेगा, 3-4 दिन उस पर पूरी तरह से मंथन हुआ, बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशंस हुई, दिल्ली जाकर सारी बातचीत हुई। और इतनी लंबी डिस्कशंस के बाद मंत्रिमंडल में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद पंजाब के डीजीपी का चयन हुआ, वहां उनको नियुक्त किया गया, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई। उसके बाद फिर से कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको उनमें से कुछ नियुक्तियों पर आपत्ति हुई। मतलब वो शांत नहीं हो सकते? नहीं, वो शांत नहीं हुए। उनको आपत्ति हुई, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा कह सकते हैं इसको, हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। जबकि इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू अलग प्लेटफॉर्म का यूज भी कर सकते थे। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात कर सकते थे, अपना विरोध वहां तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर एक ड्रामा क्रिएट किया, एक बता दिया कि भूकंप ला दिया कि कांग्रेस में अभी भी सब ठीक नहीं है और अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो ये ऐसे ही चलेगा। मतलब आप इसको ये कह सकते कि रूठने मनाने का जो काम है कांग्रेस में वो चल रहा है। आने वाले इलेक्शंस में जो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ ही महीने रह गए हैं, मुश्किल से 3 महीने रह गए हैं, तो उसके लिए कांग्रेस में कोई तैयारी नहीं है। आपसी जो एक दूसरे की टांगे खींचने में कांग्रेस के जो नेता है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम बात करते हैं तालिबान की। जी, तालिबान का कोई ना कोई हम जानते हैं कि नया फरमान कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बिल्कुल। कह सकते हैं कि वो परेशान तो खुद भी है, बट जैसे कि वो फरमान जारी करता है, असल में तालिबान को खुद नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। शासन आया गया हाथ में उनके, लेकिन वो शासन को कैसे संभालना है वो नहीं जानते। तो तालिबान ने बीते दिनों कहा था कि मीडिया रिपोर्टिंग पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। जी, उन्होंने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ इसके जो मीडिया रिपोर्टिंग है वह नहीं की जा सकती। हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तालिबान जैसे आपने कहा कि दिन ब दिन उनके
जुल्म इसको कह सकते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की जो जनता है, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बुरी तरह से त्रस्त हैं, भुखमरी के शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद तालिबान कहीं भी तरस नहीं खा रहा। मीडिया का अगर आप जैसे कह रहे हैं कि मीडिया की रिपोर्टिंग वहां से रिपोर्ट आई है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस्लाम के खिलाफ नहीं कर सकते किसी भी तरह से कोई भी रिपोर्टिंग। तो तालिबान सरकार का जो फरमान है उसके बाद अफगानिस्तान में 153 मीडिया हाउसेज ने कामकाज करना बंद कर दिया है। बिल्कुल। क्योंकि वो जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, मीडिया हाउस जो हैं वो खुलकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। तालिबान ने ये फरमान जारी किया कि इस्लाम के खिलाफ किसी तरह से रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और फरमान भी जारी किया कि तालिबान सरकार के खिलाफ भी बिना कोई जानकारी दिए आप मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक और फरमान उन्होंने जारी किया जो कि महिलाओं से संबंधित है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि महिलाएं जो हैं वो मीडिया के लिए काम नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए कि घर से बाहर भी महिलाएं ना निकले, उनको निकलना है तो वो तालिबान से इजाजत लेके बाहर आए, और घर के भीतर भी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो तालिबान का जो दिन ब दिन, अभी कल की ही बात है कि आप ये देखिए कि सरेआम चौराहे में जेसीबी मशीन के सहारे उससे चेन के साथ 2 लोगों को सरेआम फांसी दी गई। इस तरह की जो क्रूरता है ये एक अपने आप में एक उदाहरण बनती जा रही है तालिबान के नाम से। तो तालिबान का जो इस तरह का व्यवहार या इस तरह की ये जो सिचुएशंस वो वहां पे पैदा कर रहे हैं, ये विश्व समुदाय को आगे आकर इसको ठीक करना चाहिए, इसमें इंटरफेयर करके इसको लोगों को बचाना चाहिए। वहां बिल्कुल बचाना चाहिए, नहीं तो हालात कहीं भी बहुत ज्यादा बहुत बिगड़ सकते हैं हालात। बिल्कुल। तो विकास जी, इसी के साथ हम बात करते हैं कि हमारे जो देश के अन्नदाता हैं उनका जो धरना है लगातार वो कहीं ना कहीं जारी रहा है और रहेगा भी, शायद एक साल होने वाला है जिस हिसाब से वो करें। पर अगर उन पर किसी तरह की, सुप्रीम कोर्ट ही आप ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन पर एक सख्त टिप्पणी की। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि किसान आंदोलन पर जो मतलब कि जो शहर का उन्होंने गला घोंट दिया है, अब वे अंदर आना चाहते हैं जी। ऐसी तरह की जो टिप्पणियां हैं, कि आपको लगता है ये सही है? एक सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अगर शहर का गला घोट दिया है, अब अंदर आना चाहते हैं, उनका कहने का अर्थ ये है कि आंदोलन अपनी जगह पे ठीक है, आंदोलन करना सभी का हक है, अपने हक के लिए लड़ाई करना वो जायज है, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी दूसरे को या आम जनता को परेशानी हो वो जायज नहीं है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी टिप्पणी की। और कल की ही बात करें, ताज़ा तरीन जो अगर बात करें वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार ने फिलहाल 3 कृषि बिलों पर रोक लगा दी है, उनको अभी लागू नहीं किया है, तो फिर किसान विरोध किस चीज का कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए? सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत मायने रखती हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सम्मानीय है, बहुत ही अहम है। उसकी टिप्पणियां, उसकी जजमेंट्स जो हैं वो सभी के लिए बहुत सम्मानीय होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से कहना बहुत ही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस आंदोलन से आम जनता की परेशानी को लेकर बहुत चिंतित है। और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार और किसानों को दोनों पक्षों को बैठकर आपस में बात करके इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जी। विकास जी, हम इसी के साथ बात करते हैं कि कोरोना पर बात करते हैं जी। गर्भवती महिलाओं के लिए एक नया अध्ययन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दावा किया है, नए अध्ययन में सामने आया है कि टीका लगवाने वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं, उनको इस टीके का काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो अध्ययन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अध्ययन अमेरिका की एक पत्रिका ने किया है।
और इससे पहले ये कहा गया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अगर इस तरह का कोई वैक्सीनेशन लगाया जाए तो उसका जो असर है वो माँ के साथ साथ बच्चे पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है कि उसका पड़े। बिल्कुल। पहले ये कहा गया था, लेकिन इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका में 36 नवजात शिशुओं पर इसका एक अध्ययन किया गया, ट्रायल किया गया, और उसके बाद ये सामने आया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को ये टीका या वैक्सीनेशन लगाई जाती है कोरोना से बचने के लिए, तो उसका लाभ जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलेगा। मतलब प्लस पॉइंट सामने आए। उससे क्या होगा कि उससे बच्चे को कोरोना संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलेगी, उसके शरीर में एंटीबॉडीज पहले से ही बन जाएंगी। बिल्कुल। और उसके जो खून में, रक्त में वो जो संक्रमण को लेकर लड़ने का जो क्षमता है वो पहले से ज्यादा और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन करवाया गया मॉडर्ना और फाइजर के टीके लगवाने के बाद। ओके। ये जो मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इस अध्ययन का ये नतीजा निकला है। ओके जी, बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। जी विकास जी। सरल होना, बहुत सादा होना। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये है कि सरलता में सौंदर्य है कि अगर आप बहुत ही सिंपल हैं, सरल हैं, आपका स्वभाव भी सरल है, आपकी वेशभूषा सरल है, आपकी वाणी सरल है, तो एक अपने आप में आप एक प्रकृति के सौंदर्यमान व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और सरल होना ही सबसे बड़ी सादगी, अच्छाई है। अब इसमें मैं एक उस सिंपल सी एक छोटी सी उदाहरण गांधी जी की दूंगा कि गांधी जी बहुत सरल थे, और सरलता जो है वो सत्य के समान है। बिल्कुल। तो सरल होना हमें सत्य के समीप ले जाता है। बिल्कुल जी विकास जी, बहुत अच्छा कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है देश के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ